हाय। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं आज, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना, उन टॉपिक्स को एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला है कमिंग ऑफ यूरोपियंस, कमिंग ऑफ यूरोपियंस। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ओके, इसके बाद आता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ठीक है, तो डिक्लाइन होता है मुगल्स का, तो साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स क्या होते हैं, राइज करते हैं। तो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स। ओके, तो ये रीजनल स्टेट्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, है ना, पंजाब, मराठास एंड सो ऑन, मैसूर। तो बहुत सारे रीजनल स्टेट्स राइज करते हैं। और ये रीजनल स्टेट्स राइज करते हैं तो क्या होता है, फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर होता है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है क्या, ब्रिटिश पॉलिसीज। ओके, जो एक्सपेंशन के लिए पॉलिसीज यूज की थी ब्रिटिशर्स ने, वो आता है ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, एक्सपेंशन इन इंडिया, ठीक है। तो पॉलिसीज हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे कि इंडिया की हालत उन्होंने क्या की, किसने, ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट डाला कि आज तक हम लोग उससे उभर नहीं पाए। राइट, ब्रिटिश इंडिया में इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या हुई, वो हमें देखना है। फिर हमारा टॉपिक नेक्स्ट आता है 1857। तो 1857 से पहले और 1857 के बाद के जो अपराइजिंग्स है, अपराइजिंग्स बिफोर एंड आफ्टर 1857 रिवोल्ट। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद हम आएंगे सीधा सा हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर। ओके, अब रिवॉल्ट हम पढ़ लेंगे अच्छे से। रिवॉल्ट पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म से, है ना। उसकी 1857 के बाद जैसे राजा राम मोहन रॉय, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। और ये पढ़ने के बाद अगला टॉपिक हमारा होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल मूवमेंट, है ना। नेशनल मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कमिंग ऑफ महात्मा गांधी जी, एंड इन द गांधीयन पीरियड विल रीच अप टू 1947। ओके, तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का मोटा मोटी सिलेबस है। ठीक है, और इसी ऑर्डर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। हमारे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ठीक है, कमिंग ऑफ यूरोपियंस हम इसके बात करेंगे। ठीक है, क्यों, उससे हमें समझ में आएगा ढंग से, एक सीक्वेंशियल वे में हम चलेंगे, सिस्टमैटिक वे में। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ताज़ा मेडाइवल पीरियड से मॉडर्न में आ रहे हैं। ठीक है, औरंगजेब चले जा चुके हैं, है ना, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, औरंगजेब के डेथ से। ठीक है, तो औरंगजेब के डेथ से स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले एक बार हम इसको मोटा मोटी देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि मुगल पीरियड को हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मुगल पीरियड है, जो मुगल पीरियड है या मुगल एम्पायर है, या मुगल एम्पायर को, या मुगल पीरियड को हम ले लेते हैं। ठीक है,
मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला पार्ट जो कि है, हम जनरली उसको बोलेंगे मुगल पीरियड, ठीक है, जिसमें एक से एक दिग्गज, है ना, बाबर से लेके औरंगजेब तक, है ना, जो कि पीरियड आप कंसिडर कर सकते हैं 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से लेकर 1707 औरंगजेब के डेथ तक, ठीक है। तो ये मेडाइवल का पार्ट हो गया, ठीक है, मेडाइवल इंडिया का पार्ट हो गया ये जो है आपका मेडाइवल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये एक पीरियड हो गया। दूसरा पीरियड है जो कि लेटर मुगल्स हैं। लेटर मुगल्स मतलब पोस्ट मुगल पीरियड आप कंसिडर करो इसे, पोस्ट मुगल पीरियड। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते जो भी पावर्स थे मुगल एम्पायर के वो सब देखोगे ध्वस्त हो गए, ठीक है। 1707 से लेकर रिवॉल्ट ऑफ 1857 वहां तक आप पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह सेकंड तक। तो ये दो पीरियड में हम इसको डिवाइड करते हैं मुगल पीरियड को, ठीक है। ये हमारा दो पार्ट है, ठीक है। इसको हम देखें तो इसको आप मॉडर्न में रख सकते हैं, क्योंकि इसी फेज में जो ब्रिटिशर्स हैं धीरे धीरे इंडिया के ऊपर ग्रिप करते हुए जाते हैं और फाइनली अपना बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, जिसको कहते हैं कि जिनका सूर्य अस्त नहीं होता है। और जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, है ना, उनको एक आधे नंगे, है ना, कहते हैं आधे नंगे व्यक्ति ने, महापुरुष ने भगा दिया, है ना, सूर्य को अस्त करवा दिया। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पीरियड से पहले, लेकिन उससे पहले हम मुगल पीरियड में कौन कौन से शासक थे, बादशाह, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक रिकॉल के नजरिए से, है ना। एक बार रिकॉल करके देखते हैं कौन कौन से मुगल पीरियड में बादशाह थे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं बाबर। आप सबको पता है बाबर का काल 1526 से लेके 30 तक था, ठीक है। फिर आते हैं हुमायूं। तो इनका जो पीरियड है वो 1556 से, है ना। या आप मोटा मोटी अगर आप देखें तो क्या हुआ था, इनके शासन में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था ना, ये शासन में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। तो 1530 से लेके 40 तक मान लीजिए, ठीक है। फिर इनको इधर उधर भागना पड़ा। फिर 1550, है ना, 5 to 56, है ना, ऐसे मान के हम चल सकते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इसके बाद होगा। तो फिर अकबर आते हैं हमारे, है ना, अकबर आते हैं हमारे, अकबर द ग्रेट। उनका पीरियड स्टार्ट होता है वही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से, काफ़ी लंबा पीरियड था 1605 तक, ठीक है। फिर अकबर के बाद आते हैं हमारे जहांगीर, है ना, जहांगीर जिनके टाइम पे पहली बार परमिशन मिला था ब्रिटिशर्स को सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, है ना, जिन्होंने फरमान जारी किया था। तो इनका 1605 से लेके 1627 तक है। ये सब एडी में, आप सबको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। शाहजहां 1627 से लेके 58 तक, और फिर आते हैं हमारे औरंगजेब, जो कि बुढ़ापे तक घोड़े पे सवार होके युद्ध लड़ रहे थे, है ना। और इस कारण इनके पुत्र हो गए, खुद बूढ़े हो गए और खुद पुत्र भी बूढ़े हो गए सबके सब, है ना। और फाइनली आपस में झगड़ा हुआ और मुगल पीरियड गया काम से, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे जो पोस्ट मुगल है, वहाँ पे आप देखो तो हम पढ़ेंगे इनको किससे लिखें, इनको वाइट से लिख देते हैं, है ना। तो पहला आप देखेंगे कौन आएंगे, तो बहादुर शाह फर्स्ट आएंगे, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। इनका पीरियड था 1707 से लेके, काफ़ी छोटा था, 12 तक, ठीक है। और इनसे भी छोटा पीरियड था जहांदर शाह का, जहांदर शाह भी कहते हैं, है ना।
और इनका पीरियड था सबसे कम नहीं, इससे बाद भी बहुत सारे कम में थे, है ना, 8 से 10 महीने का था इनका पीरियड। फिर फारूक सियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फारूक सियर, इन्होंने ही ब्रिटिशर्स को दस्तक का परमिट दिया था बंगाल में। बंगाल में नहीं, उनको हैदराबाद और गुजरात में भी मिला था, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल बंगाल में अच्छे से कर पाया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। फिर आते हैं हमारे फारूक सियर के बाद मोहम्मद शाह। इसके बीच में भी काफ़ी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है बादशाह उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है। सो मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला इनको कहा जाता है। इनका पीरियड 48 तक था, 1719 से 1748 तक। फिर आते हैं हमारे अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने हराया था बैटल ऑफ मणिपुर में, है ना, किसकी मदद से, सफदर जंग, अवध के नवाब, है ना, उनको वजीर का टाइटल इन्होंने दिया था फिर बाद में जाके, तो उनका नाम फेमस हो गया वजीर, नवाब वजीर, है ना, उनको कहा जाता था। तो अहमद शाह, इनका पीरियड आप 1748 से लेकर, है ना, 1754 तक कंसिडर करेंगे। फिर इनके बाद आते हैं हमारे आलमगीर सेकंड क्यों, फर्स्ट कौन था, आलमगीर फर्स्ट औरंगजेब था, ठीक है, उनका नाम आलमगीर था, आलमगीर प्रथम। तो आलमगीर का पीरियड कब से कब तक है, तो इनके पीरियड में बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, 1757 में। फिर आलमगीर सेकंड के बाद आते हैं हमारे शाह आलम सेकंड, जो कि सबसे डिसाइसिव बादशाह थे। शाह आलम सेकंड है, तो फर्स्ट कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट को शाह आलम का टाइटल दिया गया था, ठीक है, जब वो बादशाह बने थे तब। तो इनका 1759 से लेकर 1806 तक था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर इनके काल में हुआ था, जिसमें ये हार गए थे, हम बात करेंगे इसके बारे में। फिर अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, ठीक है, फर्स्ट तो आपको पता है कौन थे। ये अकबर द्वितीय वही है जो राजा राम मोहन राय को भेजे थे उन्होंने अपना पेंशन को बढ़ाने के लिए, रिक्वेस्ट डालने के लिए ब्रिटेन। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय वहाँ से वापस ही नहीं आए। और फिर आती है बारी बहादुर शाह सेकंड का, जो कि आखिरी बादशाह थे मुगल के, ठीक है, 1837 से 1857 में इन्होंने जो रिवॉल्ट हुआ था उसके लीडर बने थे। उसके बाद इनको हरा दिया गया था और फाइनली जाके रंगून में दफन हो गए ये, ठीक है। इनको लाल किला से भी बाहर निकाल दिया गया था और रंगून इनको जाना पड़ा। फिर फाइनली 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनको रंगून में ही दफना दिया गया। और इनके कब्र के ऊपर एक बहुत फेमस सा लाइन लिखा गया था, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। ये 2 गज जमीन भी इनको नसीब नहीं हुई हिंदुस्तान में, है ना, वो एक लाइन है। चलिए, तो हमारा फोकस मेडाइवल पे नहीं होगा अभी, ठीक है। जो मुगल पीरियड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 1707 तक, वहाँ पे नहीं होगा। हम 1707 से के बाद की बात करेंगे, ये वाले पीरियड की हम बात करेंगे मॉडर्न में, ठीक है, स्टार्टिंग विद बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। तो बहादुर शाह फर्स्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उनका एक बैकग्राउंड पहले सेट कर लेते हैं कि बहादुर शाह जो थे उनका एक्चुअल नेम क्या था। एक्चुअल नेम मतलब बहादुर शाह के अलग अलग नाम क्या थे। तो बहादुर शाह एक्चुअल में बहादुर शाह प्रथम ही है, क्योंकि जो आखिरी रूलर है, हमने भी बात किया रंगून में जिनको दफनाया गया था, वो बहादुर शाह सेकंड है, ठीक है। तो बहादुर शाह इनका नाम है। इनको और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनका एक और नाम है मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम, ठीक है। इनको शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। जब उन्होंने गद्दी हासिल की तब उसके बाद इनको शाह आलम का दर्जा दिया गया, शाह आलम प्रथम। इनको एक और चीज़ बुलाया जाता है जो खफी खान बुलाते थे, वो है शाह ए बेखबर,
शाह ए बेखबर, इनको कुछ खबर ही नहीं थी अपने मुल्क की, ठीक है, मुल्क मतलब एम्पायर की। तो शाह ए बेखबर इनको कहा जाता है। किन्होंने कहा था? तो खां, ये कहा था खफी खान ने, ठीक है। उनका एक फेमस बुक था, उसमें उन्होंने ये कहा था, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे कैसे बैठा, ठीक है। दैट इज आवर फोकस राइट नाउ। तो औरंगजेब पे आते हैं फिर वापस। औरंगजेब जो डेक्कन में सालों साल 300 साल से वहीं पे पड़े हुए थे, युद्ध लड़ रहे थे मराठा से और सबसे, डेक्कन को शांत कर रहे थे, उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई 1707 में अहमदनगर में, ठीक है। और कहा जाता है कि उनका जो लाश था वो वहीं पे पड़ा हुआ था 2-3 दिन तक, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। क्यों नहीं था पूछने वाला भाई? क्योंकि उनके जो पुत्र थे, उनके एक्चुअल में 4 पुत्र थे, ठीक है, 4 पुत्र थे। एक था अकबर, दूसरा था मुअज्जम, बहादुर शाह सेकंड, है ना, मुअज्जम। एक था आजम और एक था काम बख्श, काम बख्श। 4 पुत्र थे। लेकिन इसमें से जो अकबर थे, ये जो अकबर आप देख रहे हो, इनका काम तमाम पहले कर दिया था औरंगजेब ने, क्योंकि ये पहले विद्रोह किए थे, ये भाग गए थे संभाजी के पास, है ना, संभाजी के पास भाग के चले गए थे और संभाजी को भी इनके कारण हाथ गंवाना पड़ा था अपने जान से। तो ये अकबर गए पहले, ठीक है। फिर लड़ाई छिड़ी किसके बीच में? इन तीनों के बीच में, मुअज्जम, आजम और काम बख्श के बीच में, ठीक है। जो मुअज्जम था वो गवर्नर था काबुल का, ठीक है, गवर्नर ऑफ काबुल, ठीक है। जो आजम था वो गवर्नर था, ही वॉज द गवर्नर ऑफ गुजरात, ठीक है, औरंगजेब के काल में। और जो काम बख्श है वो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बीजापुर, ठीक है। तो युद्ध हुआ, पहले 2 के बीच में हुआ, मुअज्जम, काम बख्श, और फिर आजम को भी एलिमिनेट कर दिया गया बाद में। और फाइनली जाके मुअज्जम सिंहासन पे बैठ गए, जिनका नाम था बहादुर शाह प्रथम। शाह आलम की गद्दी नाम उनको पड़ा आफ्टर ही टुक द थ्रोन, ठीक है। बादशाह का टाइटल लेने के बाद वो शाह आलम के नाम से जाने गया, ठीक है, बादशाह बन गए। तो बादशाह बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने? तो मोटा मोटी आप समझे तो औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी कट्टर, आप बोलेंगे, इंसान था भाई, है ना, काफ़ी कट्टर इंसान था वो। और उसकी जो पॉलिसीज़ थी बहुत सारी डिफेक्टिव पॉलिसीज़ आप बोलोगे, उसके काल में तो ठीक है, उसके एनर्जी के कारण वो सबको बचा के रखा हुआ था औरंगजेब ने, लेकिन फिर बाद में जाके पॉलिसीज़ काम नहीं आने वाली थी। तो बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह ने इनकी, औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी उसमें थोड़ा बदलाव किया। क्या क्या बदलाव किया? तो सबसे पहले तो जो भी नाखुश थे उनको खुश करने की कोशिश की गई, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मराठा की, ठीक है, तो मराठा की बात करें तो औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने शाहू को, जो संभाजी के पुत्र थे, है ना, संभाजी को मारने के बाद, ये संभाजी को मारने के बाद उसके पुत्र और संभाजी के वाइफ को, है ना, जीजाबाई को कारागार में डाल दिया गया था, ठीक है, शाहू जी को। तो फिर बहादुर शाह ने क्या किया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को रिलीज कर दिया, है ना, रिलीज्ड शाहू जी को रिलीज कर दिया गया, ठीक है, 1707। अभी से मराठा थोड़े शांत हो गए, ठीक है, मराठा पॉलिसी ये हुआ, ठीक है। उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया? जो चौथ था, चौथ मतलब एक टैक्स लिया जाता था, कलेक्शन, चौथ 1/4, है ना, जो भी रेवेन्यू होता था उसका 1/4 लेते थे, ठीक है, 1/4 मतलब चौथाई, है ना। और साथ साथ सरदेश मुखी जो टैक्स था, जो कि 1/10 लिया जाता था, ठीक है। तो इसका राइट दे दिया उन्होंने मराठा को वापस, बोला कि आप ही इसको कलेक्ट करो और रखो, ठीक है, ये राइट दे दिया। तो मतलब लिख के नहीं दिया, बट ऐसे ही दे दिया गया।
इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं दिया गया था, फॉर्मली बाद में जहांगीर शाह देंगे उसको, ठीक है। जहांगीर शाह नहीं, एक्चुअल में ट्रीटी ऑफ दिल्ली होगा, उसमें फिर बालाजी विश्वनाथ को सैयद ब्रदर्स वो राइट देंगे ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन अभी मराठा को सिर्फ ऐसे ही राइट दे दिया गया था कि आप कलेक्ट करो, आप रखो, ठीक है। तो इससे मराठा खुश हो गए। फिर अगली पॉलिसी आया, किसकी पॉलिसी? सिख। अब सिख जो थे बहुत नाराज थे, ठीक है। सिख जो थे बहुत नाराज थे मुगल से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ने, जो गुरु गोविंद सिंह है, आप सबको पता है गुरु गोविंद सिंह जी, वो 10वें गुरु हैं, है ना, 10th गुरु हैं, सिख गुरु। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, है ना, पटना में हुआ था। और इन्होंने 5,000 का मनसब दे दिया, 5,000 का मनसब दे दिया। अब ये मनसब क्या होता है? तो मनसब आपको पता है, पहले से आपने पढ़ा होगा, एक बार मैं क्विक रिकॉल कर देता हूँ। मनसब का मतलब क्या होता है? जैसे कि 5,000 का मनसब दिया का मतलब हुआ 5,000 बाई 5,000। अब ये 5,000 बाई 5,000 का मतलब क्या हुआ? 5,000 उनका जात होगा, जात का मतलब हुआ रैंक, ठीक है, उनका रैंक हुआ 5,000, ठीक है। और उनको हॉर्समैन, कैवेलरी जिसको बोलते हैं ना, जिसको आप कैवेलरी भी बोलते हैं, कैवेलरी, घोड़े पे सवार योद्धा, ऐसे 5,000 उनको मेंटेन करना है, ठीक है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो सैलरी है वो नहीं तो कैश देते थे और नहीं तो जागीर उसके लिए उनको दे दी जाती थी। ये आपने मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा देंगे, डोंट वरी। तो मराठा सिख भी खुश हो गए, ठीक है, मनसब दे दिया गया उनको, कुछ राइट भी दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद आती है बारी किसकी? उसके बाद बारी आती है, लेकिन एक चीज हुआ यहां पे कि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनको मार दिया गया, है ना, महाराष्ट्र में उनको मार दिया गया किसी अफगानी के द्वारा, ठीक है। तो अफगानी ने इनको मार दिया, है ना, किसी अफगानी ने इनको मार दिया गुरु गोविंद सिंह को महाराष्ट्र में किसी जगह पे। तो उसके बाद कोई गुरु नहीं बचे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु का जो पद था उनको खत्म कर दिया था, है ना, गुरु पद को खत्म कर दिया। ये आखिरी गुरु थे सिखिज्म के, आप सबको पता है। और जो 11वें गुरु को रखा गया वो गुरु गोविंद सिंह साहेब को, है ना, रखा गया। एक टेक्स्ट बुक इन्होंने लिखा, वही अब गुरु है ना। तो आपने देखा होगा गुरुद्वारे में आप जाते होंगे तो जो टेक्स्ट बुक होता होगा उसके ऊपर, है ना, ग्रंथ जो है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इतना मुझे ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो वही है, वही उनके अब गुरु है वो, है ना, साहेब जी। तो इनको मार दिया गया गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है। तो उसके बाद कोई गुरु नहीं हुए, लेकिन एक लीडर हुआ, बंदा बहादुर, ठीक है। बंदा बहादुर एक लीडर हुए, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने बैटल ऑफ लोहगांव किया, किसके साथ? किसके साथ किया? बहादुर शाह के साथ, ठीक है, बैटल ऑफ लोहगांव। तो इसमें क्या हुआ कि बहादुर शाह जीत गए, है ना। इन्होंने बैटल ऑफ लोहगांव किया, लोहगांव और लोहगढ़ बोलते हैं इसे, बैटल ऑफ लोहगढ़ किया, किसके साथ? बहादुर शाह के साथ। यह हार गए, बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है, उनको मारा नहीं गया, उनको कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। तो ये कहानी है सिख की, ठीक है, सिख पॉलिसी उन्होंने लिया। फिर आते हैं हम राजपूत पॉलिसी पे। तो राजपूत पॉलिसी में क्या हुआ? तो राजपूत को क्या है ना कि जो औरंगजेब थे वो कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस करते थे, है ना, हर बात पे, उनके हर प्राइवेट चीज़ों में वो दखल अंदाजी करते थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे अब आपके ऊपर, ठीक है, हमारा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। कहने का मतलब है हर चीज़ में उंगली नहीं करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। और इसी काल में, ठीक है, 2 राजा थे राजपूत के बहुत ही फेमस, एक थे राजा जयसिंह, ठीक है, और एक थे अजीत सिंह, ठीक है। ये मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, और ये थे हमारे आमेर के, जो जयपुर हम आज कहते हैं, ठीक है, आमेर।
तो राजपूत को नो इंटरफेरेंस पॉलिसी, तो वो भी थोड़े शांत हो गए, ठीक है। फिर रिलीजियस पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब आए दिन मंदिरों को तोड़ देते थे। रिलीजियस पॉलिसी, जब मन किया तब मंदिर तोड़ दो, जब मन किया तब कुछ भी कर दो, है ना, कट्टर जिसको बोलते हैं। तो रिलीजियस पॉलिसी में उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि उन्होंने जजिया को हटा दिया, है ना, जो टैक्स हिंदू से वसूल किया जाता था, है ना, और जो पिलग्रिम टैक्स होता है ना, कहीं पे आप जाते हो वो भी, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था कि आप कहीं दर्शन करने जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो वो सब हटा दिया इन्होंने, ठीक है। और साथ साथ ये भी बोला कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, नॉट डिस्ट्रॉइंग ऑफ टेम्पल्स को अब डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिसीज इन्होंने ली बहादुर शाह सेकंड ने, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बहादुर शाह का काल था। उन्होंने काफ़ी, आप देख सकते हो कितने सारी उन्होंने पॉलिसीज ली, जो कि औरंगजेब जिन्होंने बात खराब करके रखा था हर जगह पे, तो थोड़ा सा इन्होंने बात को संभालने की कोशिश की, ठीक है। और बहादुर शाह के बारे में और भी बहुत कुछ बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया खफी खान, जिनका एक टेक्स्ट बुक था, है ना, जिनका एक टेक्स्ट बुक था, इनके टेक्स्ट बुक का नाम था मुंतखाब ए लबाब, मुंतखाब ए लबाब, ठीक है। तो इसी बुक में इन्होंने लिखा था कि जो बहादुर शाह थे वो क्या थे, शाह ए बेखबर थे, ठीक है। इन्होंने ऐसा लिखा था, ये क्रिटिक थे, ये जो है ना काफी खान, ये क्रिटिक थे, मतलब क्रिटिसाइज करते थे मुगल एम्पायर को, ठीक है। तो ये था। फिर एक और थे सर सैयद सिडनी ओवन। तो सिडनी ओवन ने कहा था इनके बारे में, सिडनी ओवन ने, सर सिडनी ओवन ने कहा था इनके बारे में कि ही वॉज द लास्ट केपेबल रूलर ऑफ मुगल्स। वो मुगल्स के आखिरी केपेबल रूलर थे, ऐसा इन्होंने कहा था सर सिडनी ओवन ने, और ये सही भी था, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता हमारा बहादुर शाह के ऊपर इतना ही वाणी है मेरे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले किस पे, बादशाह पे। हम अगले बादशाह पे चलते हैं और वो है जहांगीर शाह, ठीक है। जहांगीर शाह, जिसको हम कहते हैं लंपट मूर्ख, हम नहीं कहते हैं एक्चुअल में, हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है। उनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जहांगीर शाह, ठीक है। अब यहां से कहा जाता है कि इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख, ठीक है, कहा जाता था उस टाइम पे। तो जहांगीर शाह से हम कह सकते हैं कि अब से जो शासक था वो शासक नहीं था, क्योंकि इस टाइम तक क्या हुआ था ना कि बहुत सारे ऐसे नॉबल्स थे, जो कोर्ट था ना मुगल एम्पायर का, बादशाह का, उस कोर्ट में बहुत सारे फैक्शन बन गए थे। फैक्शन का मतलब ग्रुपिंग हो गया था, ठीक है, बहुत सारे ग्रुपिंग हो गए थे, और इस कारण क्या होता था, लड़ाई होती थी, है ना, लड़ाई होती थी सबके बीच में। तो जो फैक्शंस थे वो कौन कौन से थे, तो 4 फैक्शंस बन गए थे उस टाइम पे, समझेंगे हम इस चीज़ को पहले। तो यहाँ पे 4 फैक्शंस बन गए थे मोहम्मद शाह के टाइम पे। एक फैक्शन था ईरानी का, ईरानी ग्रुप बन गया था एक। दूसरा बन गया था तुरानी ग्रुप, ठीक है, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी, ठीक है। अब नाम से आप सोच पा रहे होंगे कि ग्रुपिंग का बेसिस क्या है। ग्रुपिंग का बेसिस ये है, जो ईरानी ग्रुप के हैं वो ईरान से आए हुए हैं, तुरानी ग्रुप से हैं वो टर्की से आए हुए हैं, अफगानिस्तान वाले अफगानी, और जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो हो गए हमारे हिंदुस्तानी फैक्शन,
ठीक है। इसके लीडर कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरानी ग्रुप के जो लीडर थे वो थे जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान ईरानी ग्रुप के लीडर, ठीक है। तुरानी ग्रुप के जो लीडर थे वो थे निज़ाम उल मुल्क। अब ये नाम आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये फेमस नाम है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट लिया था, ठीक है। इन्होंने ये हैदराबाद स्टैब्लिश किया था, मतलब इंडिपेंडेंट किया था। हैदराबाद तो पहले से था, उसको इंडिपेंडेंट किया था। फिर अफगानी ग्रुप के थे हमारे सादत खान, ठीक है। सादत खान भी बहुत फेमस है, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रूलर्स आप मान सकते हो इसको लेटर, ठीक है। और हिंदुस्तानी वाले थे हमारे सैयद ब्रदर्स, इसका भी नाम आपने सुना होगा, सैयद ब्रदर्स। 2 भाई थे सैयद ब्रदर्स। तो ये 4 फैक्शंस थे। अब ये चारों चाहते थे कि हमारा राजा बने, मतलब हमारा बादशाह बने, ठीक है। तो ये जो जहांदर शाह थे ये ईरानी फैक्शन वाले थे। जहांदर शाह थे वो जुल्फिकार खान की मदद से सिंहासन पे चढ़े थे। तो अभी जो पावरफुल हो गया था इस टाइम क्या, इनका टाइम था 1712 से लेके 13, है ना। इस काल में बहुत सारे बादशाह आए और गए, ठीक है। तो जुल्फिकार खान की मदद से जहांदर शाह शहंशाह बने, ठीक है। जहांदर शाह शहंशाह बन गए। उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले 2 सबसे याद रखने वाली चीज़ क्या है इनके काल की, तो याद करने वाली ये चीज़ है कि 2 फेमस अपॉइंटमेंट इन्होंने किया था। कौन कौन सा अपॉइंटमेंट? तो इनका अपॉइंटमेंट जो था वो हमने डिस्कस किया था राजा ऑफ आमेर जयपुर के, है ना, राजा जय सिंह, है ना, राजा जय सिंह, जिसको राजा सवाई भी कहते हैं। और ये जो राजा सवाई का जो टाइटल है वो इन्होंने ही दिया था, ठीक है। राजा जय सिंह को इन्होंने गवर्नर ऑफ मालवा बना दिया था, गवर्नर ऑफ मालवा। और राजा अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा का टाइटल दिया था, ठीक है। राजा अजीत सिंह को, है ना, दोनों राजपूत राजा अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया और इन्हें गवर्नर ऑफ गुजरात बना दिया, गवर्नर ऑफ गुजरात, ठीक है। राजा जय सिंह को इन्होंने टाइटल दिया था राजा सवाई का, ठीक है। इनको टाइटल दिया गया था राजा सवाई, ठीक है। और ये बहुत ही क्रिएटिव जय सिंह जो है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे राजपूत, जब राइज ऑफ रीजनल पावर्स पढ़ेंगे तो उसमें राजा सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल और ऑब्जर्वेटरी बनाया था, है ना, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है। मैथमेटिक्स के फील्ड में भी किया था और बहुत सारी चीज़ों में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया था, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी कहानी अभी यहीं पे रुकती है, जहांदर शाह पे। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे फारूक सियर के बारे में कुछ पढ़ेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।